हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली इन 1857 बाय मिर्ज़ा गालिब। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस पोइट्री को लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने और इस एसे को भी लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। Mirza Ghalib was born on 27 December 1797 at Agra and he died on 15 February 1869 at the age of 71 in Delhi। तो उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मौत हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। His full name was मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान, ये उनका फुल नाम था। He was popularly known by the pen name गालिब एंड असद, लेकिन उन्हें प्यार से गालिब और असद भी कहा जाता था और कहा जाता है। He wrote several ghazals and poems which has been sung in different ways by different artists। उन्होंने बहुत सारी गज़ल्स लिखी है, पोएम्स लिखे हैं, जिनको अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग अपने अंदाज में गाया है, पेश किया है। He is considered the most influential poet of उर्दू लैंग्वेज। उन्हें उर्दू लैंग्वेज के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट या फिर प्रभावकारी पोएट के रूप में माना जाता है, प्रभावशाली शायर माना जाता है। एंड वॉज रिगार्डेड लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ मुगल एरा, और मुगल एरा के लास्ट ग्रेट पोएट भी माना जाता है। ही वॉज रिसीविंग पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेंशन मिलती थी और उसके पहले उन्हें वजीफ़ा मिलता था, मुगल एम्पायर से भी वजीफ़ा मिलता था। इस तरह से उनकी एक तरह से कहना चाहिए बहुत ही बड़े फेमस कवि थे वो। नाउ लेट्स मूव ऑन। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ दाबिर उल मुल्क, उन्हें टाइटल दिया गया था दाबिर उल मुल्क और नज्म उद्दौला दौला। During his lifetime, the already declining Mughal Empire was eclipsed and displaced by British East India Company rule and finally deposed following the defeat of First Indian War of Independence, सिपाही म्यूटिनी of 1857। तो उनके जीवन काल के दौरान वो जो मुगल एम्पायर था ऑलरेडी डिक्लाइन की ओर था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उसके बाद फिर जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, तो इस सिचुएशन को उन्होंने अपने वर्क में दर्शाया है। These are described through his work. Today, Ghalib remains popular not only in India but also among South Asians all around the world. अब ना सिर्फ उन्हें इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शायर के रूप में जाना जाता है, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो हैं। Living through the carnage of 1857 revolt, Urdu poet Mirza Ghalib was most pained at the ruin of his beloved city Delhi। उनको बहुत ज़्यादा दुख था कि इस ट्यूमुल्ट के दौरान जो दिल्ली की जो स्थिति थी, जो दुर्दशा हुई, उससे उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। Interestingly, we find that while in his official and published diary, the Dastan Bai, he writes in support of British, his then patron. Some personal letters indicates that he was as much angry at the British as he was with the rebels for destroying Delhi and its inhabitants। अब उनकी जो ऑफिशियल जो डायरी थी, जो कि पब्लिश हुई थी, उसमें तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के पक्ष में लिखा है, क्योंकि ब्रिटिश जो एम्पायर था उनका पैटर्न था, संरक्षक था, उनसे उनको पेंशन मिलती थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे पर्सनल लेटर्स लिखे हैं जिनमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है और बताया है कि कैसे ये जिम्मेदार हैं दिल्ली की दुर्दशा के लिए और इनकी लोगों की दुर्दशा के लिए, दिल्ली के लोगों की दुर्दशा के लिए। अब इस लेसन पे हम आते हैं। लेसन में क्या कहा गया है? नाउ कमिंग टू द लेसन दिल्ली इन 1857 विच हैज़ बीन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी और रिबेलियन ऑफ 1857। इसे लिखा गया है 1857 की क्रांति के दौरान। That started on 10th of May 1857 and continued till July 1857, जो कि शुरू हुई थी 10th of May 1857 को और चली जुलाई 1857 तक। And it was the beginning of our freedom struggle, और इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल का बिगिनिंग कहा जाता है। तो इसमें इस लेसन में मिर्ज़ा गालिब की 1857 की क्रांति के समय हुई दुर्दशा का
वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांतिकारी भारतीय सैनिक दिल्ली के घरों को लूट रहे थे। मिर्ज़ा गालिब के पास पहनने के कपड़े और सोने के कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचा था, किंतु उनके घर पर लुटेरों ने हमला नहीं किया था। तो इस सिचुएशन को उन्होंने बताया है। अब आगे हम इसे पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, आई मार्वेल एट दी वेरिड वंडर्स ऑफ फेट। मुझे आश्चर्य होता है जो वंडर्स हैं, जो फेट के वंडर्स हैं, जो भाग्य के वंडर्स हैं, उस पर मुझे आश्चर्य होता है कि भाग्य में क्या क्या लिखा रहता है। इन द डेज ऑफ किलिंग एंड लूटिंग व्हेन इट सीम्ड दैट एवरी हाउस इन द सिटी वॉज एम्प्टाइड इवन ऑफ इट्स डस्ट। जब पूरे शहर में लूटिंग चल रही थी, लूट मची थी, लोगों को मारा जा रहा था और घरों को लूटा जा रहा था, घर से एक एक चीज़ ले ली जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ भी डस्ट तक नहीं बच रहा था, धूल भी नहीं बच रही थी। माई हाउस एस्केप द लूटर्स ग्रास्पिंग हैंड्स। लेकिन मेरे घर को नहीं लूटा गया और उनके हाथों से ये बच गया मेरा घर। Yet I swear even so that nothing but cloth to wear and bedding to sleep upon was left to me। लेकिन मैं पूरी तरह से स्वेर कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पहनने के कपड़े के और बिस्तर के, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। The answer to this riddle and the key to black rebels seized the city. My wife, without telling me, gathered her jewels and valuables and sent them secretly to the house of काले साहब। तो गालिब लिखते हैं कि काले साहब उनके जो फ्रेंड थे, उनके घर में उन जो मिर्ज़ा गालिब की वाइफ ने बिना उनसे कंसल्ट किए, बिना उनको बताए, अपनी सारी ज्वेलरी और सारे कीमती सामान उनको काले साहब के घर पहुंचा दिया ताकि उन लिटोरें से उसको बचाया जा सके, उस वैल्यूबल्स को। देयर दे वर स्टोर्ड इन सेलर, और उनको वहाँ तिजोरी में रखा गया था काले साहब के घर में। एंड द डोर ऑफ द सेलर ब्लॉक्ड अप विद द क्ले एंड स्मूथेड ओवर, और उसे फिर वो तिजोरी को ब्लॉक कर दिया गया था मिट्टी के एक दीवार से, और उसको फिर स्मूदन कर दिया गया था, उसको फिर बराबर कर दिया गया था ताकि पता ना चले कि पीछे में जो उनकी कीमती सामान है, पीछे तिजोरी है। When the British soldiers took the city and were given leave to loot and kill, और जब ब्रिटिश सोल्जर्स को पूरी जो छूट दे दी गई थी कि आप लूटो मारो, तो माई वाइफ रिवील्ड दिस सीक्रेट टू मी, तो मेरी वाइफ ने इस सीक्रेट को मुझे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। नाउ देयर वॉज नथिंग टू बी डन टू गो देयर एंड ब्रिंग देम बैक वॉज इम्पॉसिबल। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था और उन सामान को लाना, उन ज्वेलरीज को लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। I said nothing and comforted myself with the thought that we were destined to lose these things and that it was well that they had not been taken from our home। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, दिलासा दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एटलीस्ट वो हमारे घर से तो नहीं निकले, नहीं तो हम और भी मुसीबत में पड़ जाते हमारे घर से अगर वो इतने कीमती सामान निकलते। एंड नाउ इट इज़ जुलाई द 15th month and I see no sign that I shall again receive the pension which the British government formally granted me। अब जुलाई 15 का टाइम आ गया है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मुझे पेंशन दे रही थी वो पेंशन मुझे फिर से मिल पाएगी। एंड सो आई सेल द क्लॉथ एंड बेडिंग टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो अपने आप को चलाने के लिए, अपने भरण पोषण करने के लिए मैं उन क्लॉथ्स को, उन कपड़ों को और बेडिंग को बेच रहा था एक के बाद एक। एंड A man might say that where others eat bread, I eat cloth। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाकी लोगों ने रोटियां खाई, ब्रेड खाए, तो मैंने कपड़े खाए। I go in fear that when all the cloth is eaten, I shall die naked and hungry। मुझे डर है कि अगर ये सारे के सारे कपड़े ख़त्म हो गए एक दिन, तो मैं नेकेड ना रह जाऊँ, मैं हंगरी ना रह जाऊँ, मैं भूखा ना रह जाऊँ, इस तरह से वो कहते हैं। मैं of the servant who had long been with me, there are some few who even in the tumult did not desert me। अब मेरे अच्छे दिनों में मेरे बहुत सारे सर्वेंट थे, उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है इस
ट्यूमुल्ट सिचुएशन में, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कुछ ने छोड़ दिया है, कुछ ने नहीं छोड़ा है। दीज टू आई मस्ट फीड, इन्हें भी मुझे खिलाना है। फॉर इन ट्रूथ मैन मे नॉट टर्न हिज बैक ऑन मैन, आई टू नीड देम टू सर्व माई नीड्स। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो इंसान है अपने उन दोस्तों को, उन सर्वेंट्स से अपने मुंह नहीं मोड़ सकता, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुंह मोड़ सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो मिर्ज़ा गालिब है काइंड हार्टेड पर्सन थे, वो अपने सर्वेंट्स का ख्याल रखते थे और वो कहते हैं कि उन्हें भी मेरी ज़रूरत थी और मुझे भी उनकी ज़रूरत थी। ये उनकी हवेली है, पुरानी हवेली जो म्यूज़ियम बना दिया गया है। Besides these are those suppliants who in former days laid claim to share in the gleamings of my harvest। और इसके अलावा ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे अच्छे दिनों में मेरा साथ दिया है, अच्छे दिनों की ये मेरे एक तरह से विटनेस हैं, साक्षी हैं। Even in these bad times they cry to me and their cry more unwelcome than the cock's untimely crow pierces my heart and adds to my distress। और इनका जो बैड टाइम्स में जो मेरे को इन लोग डिमांड कर रहे थे, मेरे से चाह रहे थे कि मैं उनका भरण पोषण करूं, उनकी जो सारी परेशानी में मदद करूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और उनकी जो बार बार जो डिमांड आ रही थी, ये मुझे बहुत ही डिस्ट्रेस में भर दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा निराशा में भर दे रही थी। And now that these raging sicknesses and sorrow which oppresses my body and soul have sapped all my strength and spirit। अब मैं कह सकता हूँ कि ये सारे जो सिकनेसेस हैं, सारी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो दुख हैं, जिन्होंने मेरी बॉडी को घेर लिया है, जिन्होंने मेरे आत्मा को घेर लिया है और मेरे सारे स्ट्रेंथ को ले लिया है, सारी ताकत को ले लिया है, मेरे स्पिरिट को ले लिया है, आत्मा को ले लिया है। द थॉट कम सडनली टू माई माइंड, अचानक मेरे मन में विचार आ रहा है, हाउ लॉन्ग कैन आई ऑक्यूपाई माई सेल्फ एडोरिंग दिस टॉय आई कॉल अ बुक। तो कब तक मैं अपने इस पैशन को, इस रीडिंग पैशन को, राइटिंग के पैशन को, शायरी लिखने के पैशन को, डायरी लिखने के पैशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जबकि मेरी सारी जो दिल्ली वाले हैं परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, मैं इतने निराशा में हूँ, मिसफॉर्चून में हूँ, दुख में हूँ। फॉर दिस डिस्ट्रेस मस्ट एंड ईदर इन डेथ और इन बेगरी, क्योंकि ये जो मेरा डिस्ट्रेस है, ये जो मेरी निराशा है, या तो मेरे डेथ के साथ ख़त्म होगी, या तो मेरे भीख मांगने से ख़त्म होगी, मेरे बेगरी से ख़त्म होगी। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। In the first case, this tale must need forevermore lack an ending। अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह इस मेरी कहानी का अंत अगर मेरी मौत के साथ हो तो लोगों को ये पसंद नहीं आएगी। एंड सो सैडन इट्स रीडर्स हार्ट, तो इसके जो रीडर्स हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो रीडर्स हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगा मेरी जो इस तरह का जो अंत है। एंड इन द सेकेंड केस द वन क्लियर आउटकम इज दैट आई मस्ट रेज द बेगर्स क्राई फ्रॉम डोर टू डोर। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं बेगर बन जाऊं, भिखारी बन जाऊं, इस दरवाजे से उस दरवाजे भटकूं, गैदरिंग क्रम्स और रोटी के टुकड़े इकट्ठे करूं, देयर ड्रिवन विथ अब्यूज फ्रॉम द लेन ह्यूमिलेटेड इन द ओपन स्ट्रीट। और मैं ह्यूमिलेटेड हूँ, मुझे इंसल्ट किया जाए, खुले सड़क पे मेरी इंसल्ट हो। एंड फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई टेल सच ए टेल, और कब तक इस कहानी को मैं कहता जाऊंगा। माई सेल्फ स्प्रेडिंग द फेम ऑफ माई डिस्ग्रेस, और अपनी जो इस निराशा का, इस दुर्दशा की बात को बताता जाऊंगा। ए संगदिलों की दुनिया है जहाँ संभल के चलना गालिब, यहाँ पलकों पे बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। Now even if my pension is restored, it cannot wipe clean the mirror of my heart। और अगर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है मेरी पेंशन को फिर से मुझे देना शुरू भी कर दे, रेस्टोर भी कर दे, तो मेरी जो ये हार्ट रूपी जो मिरर है, इसके ऊपर तो निराशा की जो चादर चढ़ी है, इसे कोई साफ नहीं कर सकता। एंड इफ इट इज़ नॉट, दैट मिरर विल इटसेल्फ बी शैटर्ड टू सच ruined once as I, and I must go and live in some strange land। और ये जो मेरा जो हार्ट का जो मिरर है टूट जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुझे एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, किसी नई जगह में जाना होगा और फ्रेश स्टार्ट करना होगा। फ्रॉम मे ऑफ लास्ट ईयर
लास्ट ईयर के मई से लेके टू जुलाई ऑफ इस ईयर के जुलाई तक आई हैव रिटन व्हाट हैज़ बिफॉलन, मैंने लिखा है जो जो मेरे ऊपर विपत्तियाँ आई हैं, जो जो मिसफॉर्चून आई हैं। एंड फ्रॉम द 1 अगस्त आई स्टे माई पेन, और 1 अगस्त से मैंने अपने पेन को विराम दे दिया, अपने लेखनी को विराम दे दिया और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा वो डिस्क्राइब करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर। चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से आप आंसर को चूज करिए। गालिब वाइफ सेंट द ज्वेल्स एंड वैल्यूएबल टू फ्रेंड्स हाउस बिकॉज शी फियर्ड दैट गालिब वुड टेक देम अवे फ्रॉम हर, तो जो गालिब की वाइफ ने जो ज्वेलरी थी वो फ्रेंड के हाउस में भेज दिया, क्यों? क्योंकि क्या वो चाहती थी कि गालिब वुड टेक देम अवे फ्रॉम हर, जो गालिब है उनसे ले जा सकते हैं, उनसे छीन के ले जा सकते हैं, इसलिए भेज दिया। द लूटर्स वुड टेक देम, लूटर्स ले जाएंगे उनको। थर्ड ऑप्शन इज द ब्रिटिश सोल्जर्स विल लूट देम, कि ब्रिटिश सोल्जर्स उसे लूट के ले जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इज शी विल बी फोर्स्ड बाय गालिब टू सेल देम, तो गालिब के जरिए उनको फोर्स किया जाएगा कि उसे बेच दिया जाए। तो ऑप्शन जो सही है वो है द लूटर्स वुड टेक देम, लूटर्स उसे ले जाएंगे करके उन्होंने उसको भेज दिया दूसरी जगह, काले साहिब के हाउस में। नाउ हु डज गालिब मीन बाय लूटर्स, लूटर्स से गालिब का मतलब क्या था? तो पहला ऑप्शन है द ब्रिटिश सोल्जर्स, उनका मतलब था ब्रिटिश सोल्जर से मतलब था कि सेकंड है द इंडियन म्यूटिनियर्स, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। द थर्ड ऑप्शन इज कॉमन थीव्स, जो चोर हैं। डी है गालिब्स फ्रेंड एंड रिलेटिव, गालिब के जो फ्रेंड है और रिलेटिव। तो ऑप्शन है द ब्रिटिश सोल्जर्स, गालिब का मतलब लूटर से है, ब्रिटिश सोल्जर से है। नाउ when were British soldiers given freedom to loot and kill, ब्रिटिश सोल्जर को कब ये खुली छूट दे दी गई थी कि वो लूटें और किल करें, लोगों को मारें? तो पहला ऑप्शन है आफ्टर द इंडियन म्यूटिनी हैड फेल्ड, जब भारतीय जो विद्रोह था वो फेल हो गया था। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया विजिट टू इंडिया, क्वीन विक्टोरिया का विजिट हुआ था, इंडिया में आई थी वो। थर्ड है आफ्टर गालिब्स डेथ, गालिब के डेथ के बाद। आफ्टर इंडियन रैन अवे फ्रॉम बैटलफील्ड, और युद्ध क्षेत्र से जब भारतीय लोग भाग गए थे। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है आफ्टर द इंडियन म्यूटिनी हैड फेल्ड, जब भारतीय जो स्वतंत्रता जो म्यूटिनी थी वो फेल हो गई थी, तब ब्रिटिशर्स ने ये खुली छूट दे दी थी अपने सोल्जर्स को। नाउ व्हाट डज गालिब मीन व्हेन ही से दैट ही ईट्स क्लॉथ, अब गालिब का मतलब क्या है जब वो कहते हैं कि वो खाते थे कपड़े? तो पहला ऑप्शन है ही हैज़ नो ब्रेड एंड देयरफॉर ईट्स क्लॉथ, उनके पास रोटियां नहीं थी, ब्रेड नहीं थी, इसलिए वो कपड़े खाते थे। नेक्स्ट इज ही बाइज फूड विथ मनी टू गेट ऑन सेलिंग हिज क्लॉथ, वे खाना खरीदते थे और जो उनको पैसे मिलते थे, अपने कपड़े को बेच के जो पैसे मिलते थे उससे खाना खरीदते थे। थर्ड ऑप्शन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सेस हिम टू ईट क्लॉथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया कि वो कपड़े खाएं। फोर्थ इज द ब्रिटिश सोल्जर स्टफ हिज माउथ विथ क्लॉथ सो दैट ही मे नॉट स्पीक अगेंस्ट ब्रिटिश राज, तो फोर्थ ऑप्शन है कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन्हें फोर्स किया था कि वो कपड़े खाएं ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ ना बोल सके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ही बाइज फूड विद द मनी ही गेट्स ऑन सेलिंग हिज क्लॉथ, तो उन्हें जो अपने कपड़ों को बेच के जो पैसे मिलते थे उससे वो खाना खरीदते थे, खाना जुटाते थे। नाउ नेक्स्ट इज इन एडिशन टू हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ हु एल्स डिपेंडेड ऑन, अब उनकी वाइफ के अलावा और खुद के मिर्ज़ा गालिब के अलावा कौन था जो उन पर डिपेंड था? तो पहला ऑप्शन है गालिब्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स डिपेंड थे। नेक्स्ट गालिब्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके ब्रदर और सिस्टर उनके पर डिपेंड थे। थर्ड ऑप्शन इज गालिब्स फ्रेंड, उनके फ्रेंड डिपेंड थे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज गालिब्स सर्वेंट एंड पुअर पीपल हु लिव्ड ऑन हिज चैरिटी बिफोर द 1857 म्यूटिनी, और गालिब के जो सर्वेंट थे और जो गरीब लोग थे जो कि 1857 की म्यूटिनी के पहले उनके चैरिटी पे निर्भर थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज गालिब सर्वेंट एंड पुअर पीपल हु लिव्ड ऑन हिज चैरिटी बिफोर द 1857 म्यूटिनी।
तो 1857 की म्यूटिनी के पहले जो उनके सर्वेंट थे वो डिपेंड थे उनके ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द सेंटेंसेस गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन द पैसेज। जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट है वैसे सही या गलत में उत्तर दीजिए। गालिब वॉज हैप्पी विथ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गालिब खुश थे ब्रिटिश रूल से इंडिया के, तो नहीं, फॉल्स। देयर वॉज टोटल पीस इन दिल्ली इन 1857। पूरा पीस था, पूरी शांति थी, तो नहीं, फॉल्स। 1857 म्यूटिनी मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर गालिब, तो ट्रू है, सच है, उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो गई थी। गालिब वॉज एज वरीड विद अबाउट हिज सर्वेंट एज अबाउट हिमसेल्फ हिज वाइफ। वो अपने सर्वेंट के लिए उतने ही चिंतित थे जितने कि अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए, तो ट्रू है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन वन कंप्लीट सेंटेंसेस ईच यूजिंग योर ओन वर्ड्स एज फॉर एज पॉसिबल। अपने वर्ड में आंसर दीजिए और वन कंप्लीट सेंटेंस में आपको आंसर देना है। वेयर डिड गालिब वाइफ सेंड हिज ज्वेल्स एंड वैल्यूबल्स। तो गालिब के वाइफ ने अपने जो कीमती सामान और ज्वेलरी कहाँ दे दिया था, कहाँ भेज दिया था। आंसर इज गालिब्स वाइफ सेंट हर ज्वेल्स एंड वैल्यूबल्स टू हाउस ऑफ काले साहब। तो काले साहब के हाउस में भेज दिया था उन्होंने, उनकी वाइफ ने। नाउ क्वेश्चन बी, वेयर इन काले साहिब्स हाउस वेयर दीज और दोज ज्वेल्स एंड वैल्यूबल्स स्टोर्ड। कहाँ स्टोर था काले साहब के घर में। द ज्वेल्स एंड वैल्यूबल्स वर स्टोर्ड इन सेलर इन द हाउस ऑफ काले साहब। तो उनकी जो सेलर थी, उनकी जो तिजोरी थी काले साहब की, वहां पर ये स्टोर था। What was now question, what was it that Ghalib did not hope to get against from the British government? क्या उनको उम्मीद नहीं थी कि उनको फिर से मिल सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आंसर इज गालिब डिड नॉट होप टू रीगेन हिज पेंशन। उनको अपने पेंशन मिलने की फिर से उम्मीद नहीं थी। नाउ डी, इन व्हाट विल गालिब डिस्ट्रेस एंड। किस तरह से उनका जो निराशा है खत्म हो सकता था। आंसर इज हिज डिस्ट्रेस वुड एंड ईदर इन डेथ और बेगरी। या तो उनकी मौत के साथ अंत हो सकता था उनके डिस्ट्रेस का, उनकी निराशा का, या तो बेगरी के साथ, या तो भीख मांगने से हो सकता था। नाउ ई, वेयर विल गालिब गो एंड लिव इफ द कंडीशन ऑफ हिज लाइफ डू नॉट इम्प्रूव। तो गालिब क्या सोचते थे, उन्हें कहाँ जाना पड़ सकता है अगर उनकी जो कंडीशन है सही नहीं हुई, इम्प्रूव नहीं हुई। आंसर, इफ कंडीशंस डिड नॉट इम्प्रूव गालिब वुड हैव बीन फोर्स्ड टू लिव इन सम अदर लैंड। तो उन्हें लगता था कि उन्हें किसी और जगह में जाना पड़ सकता था, उनको अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ सकती थी, ऐसा वो सोचते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपना जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर के साथ। और बिगनिंग में मैंने आपको पूरी टेक्स्ट को तो समझा ही दिया है। सो थैंक यू सो मच।